कभी हमें इसको डाल देते तो इससे हो जाता था। नमस्कार, उत्तर प्रदेश आज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्यांशु सिंह। उत्तर प्रदेश में इन दिनों निकाय चुनाव के लिए बिगुल फूंक चुका था। तमाम पार्टियों ने अपनी तरफ से अपनी दावेदारी भी ठोक दी थी। कई जगहों पर ऐसी स्थिति आ गई थी कि लोग अपनी अपनी सीट को लेकर कहीं ना कहीं कंफर्म हो चुके थे कि मुझे इसमें चेयरपर्सन के लिए कहीं ना कहीं वो जो है सीट कंफर्म मिल जाएगी। तमाम तरीके से ढोल नगाड़े भी बजा दिए गए थे, लेकिन हाल ये हुआ कि हाईकोर्ट ने इन सभी चीजों पर पानी फेर दिया और ओबीसी आरक्षण को लेकर अपना फैसला सुना दिया। अब इस पर लेकर राज्य में घमासान मचा हुआ है। इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज मौजूद हैं बीजेपी से प्रदीप भटनागर जी। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है सर। इजहार अली जी हैं सुबह सपा से, आपका भी बहुत स्वागत है सर। और दीप चंद राठौर जी हैं कांग्रेस की तरफ से, आपका भी बहुत स्वागत है सर उत्तर प्रदेश आज पर। मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा बीजेपी से, क्योंकि सत्ता में यही है। तो वो सवाल ये है कि इसके पहले भी आरक्षण के मुद्दे पर आया जा सकता था, लेकिन निकाय चुनाव जैसे नजदीक आई, क्या है ये कि जैसे ही निकाय चुनाव की स्थितियां पैदा हुई उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो बरसाती मेंढक की तरह उतरिया गया। लेकिन जो चुनाव नगर निकाय के या पंचायत चुनाव होने थे उत्तर प्रदेश के अंदर, हाँ, सरकार ने बाखूबी उसकी पूरी तैयारी कर रखी थी। हाँ, और पूरे सरकार उत्तर प्रदेश की पूरी तरह अपनी भूमिका में सजग थी कि चुनाव नगर निकाय हो या चाहे चेयरमैन के चुनाव हो, वो होने चाहिए, समय पे होने चाहिए। जब मामला कोई जब कोर्ट में ले गया और कोर्ट का बीच में हस्तक्षेप आ गया और कोर्ट कुछ चाहती है बोलना, तो उस पर विचार भी होना चाहिए। अब कोर्ट ने क्या आदेश दिया वो हम आप सबको पता ही है कि हम कोर्ट से आगे तो कोई नहीं भाग सकता। बिल्कुल, कोर्ट से अपने आगे अपनी बात रख सकते हैं, दोबारा तिबारा रख सकते हैं और ऊपर सुप्रीम कोर्ट में रख सकते हैं। आप यहीं तक तो कर सकते हैं ना। मगर सरकार की ये मंशा नहीं है। जो आज जो सब जितने विभिन्न दल हैं, हाँ, आज जो एलिगेशन लगाने में लगी है और बढ़ चढ़ के बोलने में लगी है। देखिए सत्तारूपी रोग कितना भयंकर है कि वो एक ओबीसी को लेके आज वो सब तैयार और सब माइक और कैमरे के आगे तैयार होकर बैठ गए खुशबू लगा के कि भाई अब तो हमें मुद्दा मिल गया और हमें बोलना है। मगर कोई ये नहीं बोलता कि कोर्ट ने क्यों कहा, क्या कहा, किस लिए कहा और कोर्ट की मंशा क्या थी, उसमें कोई नहीं बोलेगा। मगर जनता के बीच में समाजवादी पार्टी तो कह रही है सर कि भाजपा पिछड़ों का हक छीनना चाहती है। समाजवादी पार्टी ने कभी जिनों को कभी पिछड़े को पिछड़ा नहीं समझा, दलित को दलित नहीं समझा। सब पे किस तरह अपनी सत्ता के नशे में किस तरह उन पे जुर्म और कितना इन्होंने जातिगत लोगों लेकर वो भी हमें आपको पता है अच्छी तरह। हमने देखा है इनके शासनकाल में कि क्या दलित समुदाय हो या अन्य जितने वर्गों का क्या हाल था, क्योंकि वो केवल एक वर्ग की पार्टी थी, एक वर्ग की सोच थी। वो भी हमने आपने देखा और छुपी नहीं है। ठीक है, आज उन्हें आज सब याद आ रहे हैं, ओबीसी और दलित सब याद आ रहे हैं। शायद आज से पहले भी याद कर लेते। अगर याद होता तो जो बेटी दलित की चुनाव लड़ी समाजवादी पार्टी के साथ तो कहीं मान सम्मान रखते, और जो कि रिश्ते में बुआ भी कहा जाता है। तो ये इनके चाल चरित्र चेहरे हैं, वो आप देख सकते हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पूरी तरह सजग है। जो न्यायालय का हम गुहार लगाने में लगे हैं, जो भी चीजें सामने आएगी उसे करेंगे। जनता हित में हमें काम करने के लिए बैठे हैं, सत्ता हित में नहीं, जनता हित के लिए काम करने बैठे, उसको करेंगे। इजहार अली साहब, अब राजभर जी भी तो कहीं ना कहीं गठजोड़ के लिए तैयार हो रहे हैं। वो भी जो सियासी मायने हैं वो निकाल रहे हैं और तकरीबन बता रहे हैं 38% वोट बैंक है। तो कितनी वोट बैंक पर जो सुभासपा की रणनीति तैयार की जा रही है, क्या लगता है कि निकाय चुनाव में कुछ हासिल होगा सुभासपा को? देखिए दिव्यांशु जी, मैं आपको पहले कंफर्म कर दूं कि हमने चुनाव के पहले ही हमने ऐलान किया था कि हमारी पार्टी पूरे प्रदेश में निकाय का चुनाव अपने अकेले दम पे लड़ेगी। गठजोड़ की कहीं बातें नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि चुनावी गठबंधन होते हैं। चुनाव चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चुनावी गठबंधन चुनाव के समय होते हैं। अभी गठबंधन का कोई मतलब ही नहीं। और आपने पिछले इतिहास में भी देखा होगा कि जितनी पार्टियों ने गठबंधन किया वो चुनाव के समय किया। चुनाव से 2 महीना 4 महीना 6 महीना पहले चुनावी गठबंधन होते हैं। अब रही बात निकाय चुनाव की, जिसपे आपने डिबेट बुलाई है, जो मुद्दे की बात है वो हम आपको बताएं। बिल्कुल। देखिए, जय लंकेश और इनको मिल गया केस विपक्ष को।
क्योंकि इनके पास मतलब रोजगार तो था नहीं। लेकिन एक बात मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि इनकी बेरोजगारी हम लोग दूर नहीं होने देंगे, ये तय है। क्योंकि जो 15 फुट की ऊंची दीवार में और 25 फुट के ऊंचे गेट में और संगमरमर के महल में बैठ के जो बहुजन समाज पार्टी ओबीसी आरक्षण की लड़ाई लड़ेगी, एक आदमी जो एसी से, एक नेता हमारे जो बहुत वरिष्ठ नेता है प्रदेश के, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो एसी से निकल के, अभी तक तो एसी से निकलने का इल्जाम लगता था, अब चूंकि सर्दी का समय है तो हीटर की बात है। कभी हीटर में बैठ के कैसे ओबीसी आरक्षण का जो ये फैसला है कैसे लड़ेंगे ओबीसी, जो अति पिछड़ा वर्ग की जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, तो ये देखने के लायक होगा। देखिए, हमारी करनी कथनी में कोई अंतर नहीं है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जिस दिन से हाई कोर्ट का आदेश आया है, हालांकि सरकार ने भी उस गलती को स्वीकारा है और आयोग गठन कर दिया है, और सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि हम ओबीसी आरक्षण के बगैर चुनाव नहीं होने देंगे, चुनाव हम नहीं कराएंगे। लेकिन मैं आपको ये बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी बगैर पिछड़ों को आरक्षण दिए बगैर हम लोग चुनाव नहीं होने देंगे। और इसी क्रम में हम लोगों ने अपने वकील को प्रेस के सामने बैठाल के अध्ययन करके और कोर्ट से कॉपी निकाल के बिल्कुल हम लोग तैयारी में है कि अगर कोई फैसला आता है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जो विधिक कार्य, जो न्याय प्रक्रिया है, न्याय प्रक्रिया के तहत हम लोग उसको रोकने का काम करेंगे। बगैर आरक्षण के चुनाव नहीं होने देंगे। बगैर आरक्षण के चुनाव तो नहीं होने देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हाव भाव से तो ये लग रहा है कि बीजेपी के साथ आप भी हैं। अरे कैसे लग रहा है? अब आप भाई कोई अंतर्यामी हो तो अलग बात, कैसे लग रहा है भाई? अगर हम किसी, देखिए हमारा राजनीति करने का पैटर्न अलग है, आप समझिएगा। मैं आपको दिव्यांशु जी बता रहा हूँ, हमारा राजनीति करने का पैटर्न अलग है। हमारी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का पैटर्न ही अलग है। देखिए, हम लोग चुनाव में गए 2022 के, मैं आपको विस्तार समझाता हूँ। 2022 के चुनाव हम गठबंधन में गए और चुनाव लड़े। ठीक है, हम कुछ सीटों से आंकड़ा नहीं छू पाए, सरकार बनाने से रह गए। लेकिन ये बताइए, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी हमारी एक पार्टी है, 6 विधायक हमारी बसपा और कांग्रेस से बड़ी पार्टी है इस वक्त विधानसभा में। अब हम जनता के मुद्दों को, अगर हम सरकार में होते तो हम खुद हल करते, उनके जो समस्याएं हैं उनको हम सुनते। आज नहीं है तो उनको हम हल कराने के लिए, चाहे ब्रजेश पाठक जी से हो, पार्टी से बड़ी पार्टी है आपकी साहब, चाहे किस पार्टी से बड़ी पार्टी है आपकी? कांग्रेस पार्टी से और बहुजन समाज पार्टी तो हमारी बड़ी पार्टी है, नहीं है? नहीं है? आप बताइए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कांग्रेस से बड़ी का 2 है और बसपा का 1 है। दीपचंद राठौर। आंकड़ा 6 ज्यादा होता है कि 2 ज्यादा होता है? हाँ। तो हम लोग जनता के मुद्दों के लिए, कहीं पे कोई समस्या है, कोई अस्पताल की समस्या है, कोई बीमार है, कोई ऑपरेशन करना है, कोई किसी के सर्जरी करना है, तो हम डिप्टी सीएम साहब से मिलने जाते हैं तो सवाल उठता है। सरकार में तो आप भी थे ना सर, पहली योगी सरकार में, सरकार के पहली बार में आप लोग भी सत्ता में थे। अचानक से राजभर साहब ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि ये तो दलितों के, पिछड़ों के विरोधी हैं। और अब कैसे लग रहा है सर कि बीजेपी ठीक ठाक आप मिल रहे हैं, सरकार की डिप्टी सीएम से मिल रहे हैं तमाम तरीके से? कहीं ना कहीं सीएम योगी की भी तारीफ अब तो हो रही है। नहीं, हम मिल रहे हैं। हमने आपसे क्या कहा कि जनता के मुद्दों के लिए भाई हमारे विधायक हैं, हम और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद विधायक हैं, उनके क्षेत्र की तमाम समस्याएं हैं तो मंत्रियों से मिलते रहते हैं और काम कराते रहते हैं। भाई जनता की सेवा के लिए तो आए हैं, मलाई खाने के लिए आए हैं। हमारा राजनीति करने का पैटर्न ही अलग, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। दीपचंद राठौर साहब भी हमारे साथ भी हैं। दीपचंद राठौर जी ये तो कह रहे हैं सीधे सुभाषपा करिए, भाई हम तो कांग्रेस से भी बड़े हैं यूपी में। आदरणीय दिव्यांशु जी, पहले तो मैं प्रदीप भाई की बात का जवाब दे दूं, फिर अली साहब की बात का भी जवाब दे देता हूँ। देखिए, पहली बात तो आपको याद दिला दूं दिव्यांशु जी, जब जाटों का आरक्षण सुप्रीम कोर्ट में लेकर पैरवी की और जाटों का आरक्षण खत्म कर दिया, तो दूसरी बात जिस पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में आरक्षण खत्म करने की साजिश कर रही है या कोशिश कर रही है, अब कह रहे हैं कि साहब हम तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। कल ये नौकरी का आरक्षण खत्म करने की बात कहेंगे, फिर कहेंगे साहब हम तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। आपके रहते हुए कक्षा 1 से लेकर 8 तक दलित और पिछड़ों
कि जो छात्रवृत्ति थी वो आप डकार चुके, उस पर आप जवाब नहीं करेंगे। देखिए बाबा साहब का जो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिया गया जो अधिकार और आरक्षण, उस पे भी भारतीय जनता पार्टी अधिकार और हक छीनने का काम कर रही है। अभी पति भाई ने कहा कि भाई हम चुनाव करवाएंगे, चलो अच्छी बात है, पर मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात ये कहना चाहूंगा, आज दलित और बिछड़ा हुआ द्वैत दर्जे का नागरिक है इस देश के अंदर, और जो पिछड़ी की बात कर रहे हैं ये इजरार अली एसपी साहब, ये तो जो पार्टी होती है, जो सत्ता में पार्टी होती है, उसकी गोद में जाके बैठ जाते हैं। पहले तो अखिलेश की गोद में बैठे हुए थे, और अब ये बिछड़े दलित की आवाज करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कितने बिछड़े दलित आपके पास हैं, उस पर जवाब नहीं देंगे। ये सिर्फ वोट राजनीति करते हैं अपनी सीट के लिए, राजभर अपने बेटे के लिए करता है और बेटा बाप के लिए राजनीति करता है, बिछड़े और दलित के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा। और रही बात आपने कहा कांग्रेस से आप बहुत बड़ी है, तो महाराज मायसी में आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस की पार्टी 3 राज्यों में सरकार है, आपके 6 विधायक आने के बाद तो आप तो उससे भी बड़े समझने लगे। और देखिए दिवांशु जी, मैं आपकी बात एक क्लियर बता दूं, आज भारतीय जनता पार्टी ने जो रोहिणी आयोग था उस पर चर्चा नहीं करना चाहती। राजनाथ ने कहा था कि हम पिछड़ा आयोग लेकर आएंगे, आज 7 साल हो गए, उस पर जवाब नहीं करना चाह रही है। जाति जनगणना की उन्होंने बात कही थी, प्रदीप से पूछे कितनी बार जाति जनगणना करी, कितनी बार आपने ये राजभर जी ने आवाज उठाई है, एक बार भी नहीं उठाई है। राजभर जी की जो पार्टी है वो सिर्फ सत्ता लालची के लिए पार्टी है। पहले समाजवादी गोद में बैठे हुए थे, अब वहां से उन्होंने उनको, आपको देखा होगा कुछ दिनों बाद पहले लिखा था कि राजभर प्रतिबंध है समाजवादी पार्टी के अंदर, नहीं आ सकते। आप चैनल पे भी चला ये चीज, और कुछ दिनों बाद भारतीय जनता पार्टी भी लिख देगी, क्योंकि राजभर साहब को दलितों से और बिछड़ों से कोई लेने देना नहीं है। सिर्फ उनका बेटा पॉलिटिक्स में होना चाहिए और राजभर पॉलिटिक्स में होना चाहिए। दलित और पिछड़ी की आवाज कोई उठा रहा, दलित और पिछड़ी की आवाज सिर्फ कांग्रेस पार्टी उठाती आई है। अब जवाब ले इजहार अली साहब, अब तो केवल राजभर जी अपने बेटे के लिए कर रहे हैं और अरुण राजभर अपने पिताजी के लिए वोट बैंक की राजनीति है। ये तो 3 में ना 13 में मृदंग बजेगा डेरा में। कोई स्थिति प्रदेश में है नहीं, विधान परिषद खत्म हो चुका, लोकसभा में मात्र 1 सांसद रह गया, राज्यसभा में तो खैर इनके हैं, लेकिन प्रदेश से कोई नहीं है। मतलब कोई स्थिति नहीं है। प्रदेश की जनता ने जो 70 साल इस देश पर राज किया हो, आज उसकी स्थिति ये है कि चश्मा लेके और लालटेन ढूंढने लेके जो है इनको कहीं इनके नेता और विधायक नहीं मिल रहे हैं प्रदेश में। खाली 2 विधायक हैं, वो भी किसकी बदौलत है ये आप सब पूरा प्रदेश जानता है। तो इनका देखिए, पहले ये भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं इस टाइम बड़ी। आप बताइए, राहुल जी बड़े नेता है, कहना नहीं चाहिए, बहुत बड़े नेता है वो देश के, इनको पहले निकालना चाहिए कांग्रेस जोड़ो यात्रा। आज आप देखिए कि मतलब कांग्रेस के कितने नेता, बड़े नेता आज दूसरी पार्टियों में हैं, और ये हमको नसीहत दे रहे हैं राजभर। अरे भाई, जब आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने परिवार से बनाया, कभी सोनिया जी बनी, कभी राहुल जी बने, सोनिया जी राहुल जी, लेकिन जब प्रदेश की जनता ने उसको नकार दिया तब आपने खड़गे जी को लाया है, तब आपने खड़गे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। तो इनसे बात करने का मतलब नहीं, चूंकि इन्होंने भी पिछड़ों का कोई सम्मान नहीं किया। देखिए, हम सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक शोषित वंचित समाज के उत्थान के लिए और उन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए ही स्थापना हुई है पार्टी की। तो इसमें कहने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, इन्होंने गोदी की बात की, दिव्यांशु जी बात समझ लीजिए। देखिए, हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ 2017 में गठबंधन किया, हमने मुद्दों के आधार पे किया। सामाजिक न्याय, हम सरकार में आए, मंत्री बने, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पूर्व जज राघवेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में बनी, और उसको लागू करने में 18 महीने, हम 12 महीने में रिपोर्ट बनी, 3 महीने के बाद रिपोर्ट बनना शुरू हुई, और 3 महीने, हम पूरा 18 महीने का हिसाब दे रहे हैं, 3 महीने में नहीं लागू किया, हम इस्तीफा दे के चले गए। तो हमारी जो लड़ाई है वो जारी रहेगी। हम पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों को न्याय दिला के रहेंगे, इसको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी। प्रदीप भटनागर जी, आपने क्यों लागू नहीं किया? देखिए, मैं आपको बताऊं, क्योंकि जिनको हमने सम्मान दिया, हमने अपने साथी बनाया और जब अधिकार दिया, और वो हमारे साथ कितनी सीट जीते मानने वो नहीं रहता आपने कितनी सीट जीती, मगर आप हमारे अलायंस बने तो हमने आपको जो एक भाई की तरह हमने अभिनंदन और स्वागत करना था, वो हमने कहीं कमी नहीं छोड़ी।
और हमने आपको मंत्री बनाया, और मंत्री बना के भी क्यों छोड़ दिया जी? अगर आपकी सब पूरी नहीं हुई तो आप संघर्ष करते हैं। बहुत उपाय थी, मगर समस्या सबसे बड़ी ये थी कि जो सुहेलदेव पार्टियां चाह रही थी मनमर्जी करना, लाइजनिंग करना, उस पर चल नहीं पा रही थी। ये जो आज दलित और शोषित जो कि लोगों की बात करते हैं, बता दीजिए कि आज इतनी बड़ी गाड़ी में चलते हैं उनके आपके मुखिया, उसमें दलित बेचारा कोई नहीं होता, वो अकेले बैठे होते हैं। आज तक कभी महिलाओं के बारे में उन्होंने सोचा नहीं, कभी जाके कभी किसी नदी किनारे देखा है जो महिला चलाते नाव, उनके दुख दर्द के बारे में पूछा हो। मगर क्या है कि एक जातिगत राजनीति में आके जातियों को एकजुट करके उनका फायदा लेके आप के बेटे और आप एक दल बल के साथ चलते हैं, क्योंकि प्रशासन का एक अमली जामा चाहिए, आपको आगे स्कॉट चाहिए, आपको 6-7 गन वाले पुलिस उत्तर प्रदेश के सिपाही चाहिए, आपको रुतबा चाहिए, रसूख चाहिए, आपको कोठी चाहिए लखनऊ के अंदर। आज भी उन चीजों में कोई नहीं बोलता। अरे आप दलित के लिए संघर्ष करने निकले थे, आप पिछड़ों के लिए अधिकार मांगने निकले थे, तो वो अधिकार वो चीजें सामने क्यों नहीं है? क्या देश का मीडिया दिखाता नहीं आपको? आप विवादित बयान देने में तो प्रथम आगे हैं, आप हर चीज बोलने में आपको सबको दिखाते हैं आपको। मगर आपने आज तक कभी भी, मैं मीडिया के माध्यम से आपके माध्यम से भी कह दूं, कभी इन्होंने आज तक दलित शोषित पिछड़े वर्गों की जो पार्टी बनाई है उनके लिए कभी संघर्ष आंदोलन करते देखा हो, कहीं भूख हड़ताल करते देखा हो? तो मुझे पता है प्रदेश के अंदर इन्होंने वहां लाठी डंडे खाए, उनके अधिकार के लिए धरने पे बैठे। केवल सत्ता और सत्ता और सत्ता। शोषित आज प्रदेश के अंदर शोषित हो, चाहे दलित हो, चाहे वो सामान्य हो, जो गरीब है वो दलित है, उस गरीब को उसका अधिकार, छत मिलनी चाहिए, उसे टॉयलेट मिलना चाहिए, शुद्ध जल मिलना चाहिए, उस बेसहारा को पूरा सहारा मिलना चाहिए, चाहे राशन के माध्यम से मिले, चाहे सरकार का जो चीजें हैं, जो सुविधाएं उसे पूरी मिले। ये होता है एक सेवा भाव। ये भाव देख के नहीं होता कि आप किस जाति बिरादरी से आते, किस धर्म से आते हैं। इंसान सर्वप्रथम इंसान है, मगर आप इंसान की राजनीति नहीं करते दोनों मिलके। देश चले भारत जोड़ने के लिए, जिनसे आज तक अपने यहाँ घर में जोड़ा गया, वो चले भारत जोड़ने के लिए। कितनी बढ़िया बात बोली कि हम उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी हैं। कांग्रेस भी अपना वर्चस्व नहीं रखती सुहेलदेव के आगे, बहुजन समाज पार्टी भी अपना वर्चस्व नहीं रखती। ये बात सच्ची और कड़वी है, और राठौर जी को बुरी लगनी चाहिए। अगर बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, तो पंजाब में जाके बेटी जो है बुराई नहीं कर सकती प्रदेश की। ये तो एक तीर से दो निशान हो गई, कम से कम 450 विधायकों की जमानत जब्त हो गई। वोट नहीं मिले, वोट नहीं मिले, 387 लोगों को वोट नहीं मिले, 150-200 ऐसे वोट मिले कांग्रेस को, जिसने 25 वर्ष उत्तर प्रदेश में बहुत लंबे टाइम सत्ता संभाली हो। ये अपनी कमियों को नहीं देखेंगे जब तक ये लोग बाग बांटने का काम नहीं छोड़ेंगे, ये सत्ता से विहीन ही रहेंगे। और इन पार्टियों से कांग्रेस को सुनना पड़ेगा कि अब आप प्रदेश की तब कहीं गिनती में नहीं आते। तो इन चीजों को मैं राठौर साहब फिर आपसे निवेदन कर रहा हूँ, चुप हो रहा हूँ बस, कि आप लोग कुछ भी अगर स्टेटमेंट देते हैं उसको कृपया सोच लीजिए कि हम प्रदेश की जनता को ये बात कहाँ तक लगेगी और कहाँ तक हमारी पहुंचेगी। उस ही चीजों पे आपको बोलना चाहिए। मैं पहले चाहूंगा कि दिव्यांशु जी मैं प्रदीप जी को एक इनके उत्तर दे देता हूँ। ये कोचिंग करके नहीं आए हैं। देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, हमारे 6 विधायक हैं, विधानमंडल दल के नेता, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हैं। आप समझिएगा इस बात को। और विगत दिनों में जितनी बार हमला हुआ, सुनिए वो क्यों है? जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो क्या 6 विधायकों में किसी भी गुण ऐसा नहीं है जो नेता विपक्ष बन सके? राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वही बनेंगे, वो हमको तय करने दिए, वो हमको तय करने दिए, राजनीति करने के लिए तय करेंगे, सवाल किया, ये तय करेंगे, बिल्कुल ये चीज ये तय करेंगे। बहुत बढ़िया। वो हमारी पार्टी का मामला है। ये तय करेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा और नेता विपक्ष कौन बनेगा, देख लीजिए। अरे फिर जब हमारे विधान में, भाई हमारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है, हमारे विधानमंडल दल के नेता माननीय राष्ट्रीय ओम प्रकाश राजभर जी है। अब रही बात उनकी सुरक्षा का, आपने सुरक्षा का सवाल किया था।
आपने देखा कि विगत दिनों जिस तरीके से हमला हुआ, आईबी की रिपोर्ट है, लायू की रिपोर्ट है कि राजभर जी की जान को खतरा है, तब योगी जी की सरकार ने उस पे जांच करा के उनको सुरक्षा दी। खतरा किनसे भैया, खतरा किनसे है? समाजवादी पार्टी से है, कांग्रेस से है, खतरा किसे? गरीब का, जो गरीब नेता, गरीबों का नेता, और सुन तो लो साहब, दलित पिछड़े वर्गों का नेता, दलित का नेता, उसे किससे दुश्मनी बिगाड़ेगी? बात तो सुनिए, आपने जो सवाल किया जवाब तो लीजिए। अगर सवाल किया है तो जवाब तो लेंगे, हम भी तो आपके बीच में बोल सकते थे। आप बात तो सुनिए हमारी। सुरक्षा योगी जी की सरकार, सुरक्षा योगी जी की सरकार का मुद्दा है। उन्होंने देखा कि सुरक्षा की दिक्कत है, तभी तो उन्होंने सुरक्षा दी। अब रही बात गाड़ी की, भाई कौन सी बड़ी गाड़ी चलते हैं? इनोवा गाड़ी है, और एक खुद विधायक है। वो क्या एक विधायक कोई हैसियत नहीं कि इनोवा चल सके? भाई इनोवा से चलते हैं। और रही बात सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को अगर 2 मिनट में भी सदन में मिलता है, हमारे अलावा कौन पार्टी उठाती है? भाई हम उठाते हैं, समाजवादी पार्टी उसका विरोध करती है। भाई हमने उस दिन अनुपूरक बजट चला 3 दिन का, मात्र 5 मिनट का समय मिला। 5 मिनट के समय में हमने सरकार से पूछा कि भाई सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में पड़ी है, उसको आप आगे भिजवाने का काम करें। हमने सरकार सवाल पूछा, समाजवादी पार्टी हमारा विरोध करती है। तो हमको अगर आप ही के अलायंस से, आप ही गोदी में जाके बैठे थे किसी चैनल, कहीं सदन में, किसकी गोदी में बैठे थे? आप किसकी गोदी में बैठे? आपकी गोदी में कितने लोग बैठे? दीपांशु जी पूछ लेंगे आपसे, समाजवादी पार्टी के हमने मुद्दों के साथ गए ना। हमने गठबंधन से कब इनकार किया? हम गठबंधन में नहीं थे। हम आपके साथ थे। तब आपने पूर्वांचल में कितना पिकअप किया? 325-24 सीटों के साथ। और समाजवादी पार्टी के साथ है तो समाजवादी पार्टी 47 से 111 पहुंच गई, 125 पहुंच गई। तो हमारी ताकत को पार्टियों ने देखा है, अंदाजा है। नहीं, जब हमारे पास हमको 16 सीट मिली और 12 सीट उसमें से समाजवादी पार्टी की थी, उनके कैंडिडेट लड़े। पहले 4 मिली थी, हमारे साथ तो आपको 4 मिली थी। नहीं तो 8 मिली थी सीटें, 4 हम लोग जीते थे। अब चाहेंगे आपको जानकारी नहीं, पहले आप जानकारी के लिए तब बात करें। 8 सीटें मिली थी, 4 हम लोग जीत के आए थे। अब बात कर रहे हैं। बिल्कुल वक्त है वहीं पे। दीपचंद राठौर जी भी कब से इंतजार कर रहे हैं, जवाब दीजिए सर। प्रदीप भटनागर ने भी आरोप लगाए हैं आप पर, भाई आप तो उस तरीके की चीजों को, मुद्दों को नहीं उठाते हो। आपको तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि आप शेम है आप पर। आदरणीय दिवांशु जी, देखिए राजनीति में ऊँट कब किस करवट बैठ जाए ये कहना बड़ा मुश्किल है। जिस तरह भी ये दोनों प्रवक्ता लड़ रहे हैं, पिछड़ दलितों की बात नहीं हो रही है, ये आप देख ही रहे हो। देखिए भारतीय जनता पार्टी की मंशा हमेशा ये रहती है कि कैसे पिछड़ों का प्रतिनिधित्व, कैसे पिछड़ों का हक, पिछड़ों की नौकरी, पिछड़ों का आरक्षण कैसे छीन के इनको खुशी मिलती है। पिछड़ों का नहीं दलितों का भी हक छीनेंगे, क्योंकि इनके एजेंडे में दलित और पिछड़ा है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में दलित और पिछड़ों का एजेंडा नहीं है। लेकिन ये एक बात जरूर कहते हैं इलेक्शन के टाइम में, जी भाई आप सब तो हिंदू हो, हमें वोट दे दीजिए, हम जीत के आ जाएंगे, पर हमसे नौकरी मत मांगिए, हमसे रोजगार मत मांगिए, हमसे दलित और पिछड़ों की बात मत कीजिए। देखिए दलित और पिछड़ों की आवाज जब आती है, जब चुनाव होते हैं, जब दलित और पिछड़ों की आवाज को उनका मतलब उनके बारे में चर्चा होती है। लेकिन दलित और पिछड़ों के बारे में कोई भी, मैं खुले मन से कह रहा हूँ, कोई भी राजनीतिक दल इस तरह दलित पिछड़ों के लिए मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ दिवांशु जी। देखिए अभी अली साहब लड़ रहे हैं कि भाई दलित है, इनको ये अभी तक ये नहीं पता है कि सगरा समाज की कास्ट है, जो आजादी से पहले और आजादी के बाद आज तक उसका कोई प्रतिनिधि नहीं है, नहीं उसका कोई मतलब एमएलए है, वो सिर्फ प्रधान तक सीमित रह चुकी है कास्ट। और बीजेपी चाहे कांग्रेस हो, मैं उस पार्टी से आता हूँ, मैं खुले मन से कह रहा हूँ, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे ओबीसी हो या बीएसपी हो, सभी पार्टियों ने सरकार समाज का शोषण करा है। इसलिए करा है क्योंकि वहां पर शिक्षा की कमी थी, रोजगार की कमी थी। आज भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि भाई दलित और पिछड़े की बात मत करिए। इनके कौन से बिरादरी की बात करें, थोड़ा मैं रोकना चाहूंगा। इस लिस्ट में कांग्रेस भी शामिल है, बिल्कुल है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। हाँ नहीं, सिख समाज की बात कर रहे हैं, सरदार की बात कर रहे हैं, सरगरा समाज नहीं पाया मैं। कौन सा समाज? सरगरा समाज है, सरगरा समाज। ये कौन सा समाज जो SC ST में आती है, वो सब स्टेट में है।
लेकिन अभी आपको नहीं पता, आपको तो सिर्फ राजभर की पार्टी में, तो राजभर की जो है उसी के बारे में आप सोचोगे। पहली बात, कहाँ से लेके आए हो तो आप बताओगे ना। भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसमें इन्होंने कहा था कि हम जाति गणना कराएंगे, आज तक नहीं हुआ। इन्होंने कहा था कि भाई हम रोहिणी आयोग का हम गठन करेंगे, पिछड़ों दलितों का आयोग का गठन करेंगे। प्रदीप जी से पूछिए आपकी कहाँ सरकार है, कहाँ आपने गठन करा, जवाब दीजिए। और सवाल तो प्रदीप जी से पूछना चाहिए, सरकार इनकी है, ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। ठीक है, मेरा सवाल आपसे ये है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजमेंट चल रहा है, अगर ये आरक्षण अगर सही पैरवी करते तो आरक्षण खत्म नहीं होता। देखो, उसके कारण मैं बताना चाहूंगा दिवांशु जी, ये अभी कहेंगे कि ट्रिपल टेस्ट नहीं हुआ। जिस नगर निगम में 84 गांव आ जाते हैं तो आप ट्रिपल टेस्ट नहीं करवाते हो। अगर आप किसी के मकान तोड़वाना होता है तो आप उसका मकान तोड़वा दोगे, लेकिन कोई दलित और पिछड़ों की नौकरी की बात आती है या रोजगार की बात आती है तो आपको ट्रिपल टेस्ट दिखता है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य है देश का कि जो सत्ता के अंदर पार्टी है वो दलित और पिछड़ों का एक वोट बैंक बनाकर जी ये तो समझती है, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं कर रहा। प्रदीप भटनागर जी आप राठौर जी से पूछ रहे थे कि आपका क्या स्टैंड है उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर ना। ये कुछ स्टैंड क्या होगा तो सब विचारों का जो जनाधार हो या वर्चस्व हो तो बोला भी जाए। जिन्होंने दिल्ली में चुनाव नगर निगम एमसीडी का चुनाव लड़ा और किस स्तर पे लड़ा दिल्ली का, मैं पिछड़ों पे बोल रहा हूँ राठौर साहब। हाँ, मैं राठौर साहब वहीं आ रहा हूँ, सुन लीजिए, वहीं आ रहा हूँ। मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ ना छोटा सा, कि आपने दिल्ली का एमसीडी का चुनाव लड़ा, आपका कौन सा बड़ा नेता था जो आपके लिए प्रचार प्रसार कर रहा हो या जिसने जिज्ञासा दिखाई हो? जो भी 2-4 प्रत्याशी लड़े, जो 2-4-5 सीटें आई, दिल्ली आपके हाथ से गई, हिमाचल आपके हाथ से गया, ये बताइए ना कहाँ का। आपने जो आपके जो उपचुनाव थे वहां पर भी आप हार गए, राजस्थान में हारे, हरियाणा में हारे, यूपी आपके हाथ एक लगा, पंजाब दिल्ली आपके हाथ से चला गया, हिमाचल आपके हाथ से चला गया। हमारी तो बढ़त हुई है और कांग्रेस पार्टी के पास कुछ खोने के लिए नहीं था, बहुत पाने के लिए बहुत कुछ था और हमने हिमाचल पाया। सर मैं तो हिमाचल के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूँ, आपको हिमाचल मिली, मैं तो बहुत शुभकामनाएं आपको। मैं तो आपका मॉडल डाउन कर ही नहीं रहा, मैं तो आपका सुन तो लीजिए सर, मैं तो आपका मॉडल डाउन कर ही रहा। दिल्ली आ रहे हो नहीं बोल रहे हो, दिल्ली नहीं दिल्ली आ रहे हो उस पे नहीं बोल रहे हो, हिमाचल आ रहे हो उस पे नहीं बोल रहे हो, जो उपचुनाव आ रहे हो उस पे बात कर रहे हो। लेकिन आप बिल्कुल बोलूंगा, सब पे बोलूंगा। आपसे मैं पूछूंगा महंगाई, तो आप बोलेंगे महंगाई तो है नहीं जिस देश में, आपके मुंह से मैं नहीं निकलेगा। दलित और पिछड़ों की बात आपके मुंह से निकलेगी नहीं, आपको तो सिर्फ वही है हिंदू मुसलमान, मोदी का गुणगान, बस इससे देश कोई चलता है। बदनामी, अगर किसी को बदनाम करना हो तो दीपकांत राठौर जैसे कैडे से पूछा जाए कि हिंदू मुस्लिम खुद बोलते हैं और किस तरह ये बोल के बड़गड़ाते हैं। अब सुन लीजिए, मैं बता देता हूँ, मैं एमसीडी के ऊपर था। देखिए, जितने भी इनकी जो सीटें जीती है दिल्ली एमसीडी में, वो अपने दम पे, अपने बल पे जीती है। इनके नेताओं को तो हाल ये है कि पंजाब में चुनाव था तो क्या कहा प्रदेश के अध्यक्ष ने, ना पंजाब के राज्य के मुख्यमंत्री दिल्ली में नहीं होते। 18 मैं चुनाव के बारे में बात कर रहा हूँ, दीपांशु जी नगर निगम चुनाव के बारे में भटक रहे हो आप, मुद्दे से भटक रहे हो। अब आप बोलने नहीं देंगे राठौर साहब, आप बोलने नहीं देंगे, इसका मतलब अब आपको बुरा लग गया है, अब आप पीछे बोले जाएंगे रेगुलर। ये तो आदत है कांग्रेस के प्रवक्ताओं के बीच में रेगुलर बोलने की। दीपांशु जी यही सबसे बड़ा हाल जुल्म हो रहा है। एक मिनट खत्म कर रहा हूँ, 2 मिनट केवल अली साहब 2 मिनट बोलूंगा, मैं ज्यादा समय नहीं। अब वो एमसीडी चुनाव पे यहाँ डिस्कशन हो रहा है। अरे निकाय का चुनाव है, बहुत अहम मुद्दा है। सुनिए, एमसीडी चुनाव पे डिस्कशन नहीं हो रहा है, एमसीडी चुनाव पे डिस्कशन नहीं हो रहा है। जवाब तो प्रदीप भटनागर को देना पड़ेगा कि सरकार आपकी है, केंद्र में आपकी सरकार है। सुनो तो सही राठौर जी, सुनने की क्षमता तो रखो। अच्छा खाओगे, बुराई नहीं खाओगे। अच्छा सुनोगे, बुराई नहीं सुनोगे। हाँ तो कहता रहा हूँ, मैं तो आपको बधाई दे रहा हूँ हिमाचल की। मैं तो आपको नगर निगम चुनाव के विषय में आपको बैठाया गया। अगर आपके बदले समाजवादी पार्टी होती तो उससे पूछा जाता, पूछो क्या, न तो कभी आप नगर निगम चुनाव लड़ते, ना आपका जनाधार, ना वर्चस्व उत्तर प्रदेश में, तो इसलिए तो मेरा आपसे पूछने का राइट ही नहीं बनता।
मैं तो बता, अगर मेरे साथ आप बैठे हैं और दीपांशु जी ने सवाल पूछा है तो मैं इसलिए एमसीडी याद दिला रहा हूँ आपको। एमसीडी में हारे तो नहीं, अच्छी सीट लेके तो आए हैं, हिमाचल में अच्छी सीटें लेके तो आए हैं। नेता विपक्ष मजबूत बन के हिमाचल में बैठेंगे तो सही, यहाँ पे सर के ऊपर मजबूती से अपनी बात तो रखेंगे। इस लायक तो सीट हमारी हिमाचल में है। सुनिए, जो बात कर रहे हैं आप, सुनिए भाई साहब, सुनिए। अरे छोड़िए उसको, क्या प्रदेश के जो जिस पर डिस्कशन है उसकी बात करिए, क्या हम बात कर रहे हैं। जो डिबेट है दलित पिछड़ों की है, एक्चुअल में कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम ये है कि आप कभी भी कांग्रेस से जुड़े हैं, बता तो रहा हूँ, इनका ना कोई मतलब है प्रदेश में, मतलब कांग्रेस से जुड़े पड़े हैं। इजहार अली साहब, ठीक है, इजहार अली साहब 2024 में एक सीट को भी पाने के लिए मैं आपको बताऊं, मैं वापस संघर्ष कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, आज प्रदेश के अंदर आज ओबीसी सीटों लेके जो हाई कोर्ट की चल रही है, देखिए प्रदेश की सरकार ने कभी हमेशा ये चीजों को नहीं रखी। ये चुनाव, आगामी चुनाव जो आ रहे हैं, इससे पहले भी चुनाव हुए, ओबीसी पे भी हुए, SC ST पे भी हुए, ऐसा नहीं है सीटें चेंज कर दी हुई। और प्रदेश में जो आरक्षण सीटों पे हुआ, जैसे ही कोई चुनाव आता है, चाहे छोटा हो चाहे जो भी चुनाव हो, ये आरक्षण वाली चीजें कहाँ से आ जाती है? इसके पहले भी तो किया जा सकता था। इजहार अली साहब कह रहे हैं कि हमने जब मांग रखी अगर तो 18 महीने लटका दिया गया, इनको मजबूरी देना पड़ा। दीपांशु जी, अगर व्यक्तिगत बोलूं तो अगर न्यायालय ने बोला है कि ओबीसी सीट को भी सामान्य माना जाए, क्या ये चीज कभी पूछी जा सकती है? मैं अपने निजी विषय पे बोल रहा हूँ, क्या ओबीसी सामान्य पे लड़ सकता है? मगर सामान्य पे ओबीसी पे सामान्य नहीं लड़ सकता, क्योंकि ये राजनीति है, पॉलिटिक्स है। ये कोई आरक्षण वो नहीं है जो आपको नौकरी चाहिए या आपको जो बेनिफिट चाहिए, वो नहीं है, राजनीति है। और आप राजनीति के लिए ही आप चुनाव लड़ रहे हैं आने के लिए। जब ओबीसी की जब बात आती है, सामान्य की बात आती है, सामान्य में सीट पे ओबीसी लड़ सकता है तो ओबीसी पे सामान्य क्यों नहीं लड़ सकता? एक ये चीज बनती है। मैं इन चीजों पे मैं खत्म करूँ। मगर सरकार की कोई मंशा नहीं है, सरकार पूरे स्तर पे अपना काम करेगी, जिसको जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। सामान्य को सामान्य, ओबीसी को ओबीसी और पिछड़े वर्ग को बिल्कुल मिलना चाहिए। आपके माध्यम से इतनी आज सरकार जो आदरणीय योगी जी के दूसरे क्रम में आ गई है और बहुत मजबूती से चल रही है। आज तक जातिगत व्यक्तिगत कोई भी चीजें सामने मीडिया के माध्यम से ही प्रदेश की जनता के बीच में नहीं आई है, मगर पॉलिटिकल लोग, राजनीतिक लोग उसको उछाल के लड्डू बना के कहाँ घुमाना चाहते हैं, वो हम आप लोग देखते हैं बैठ के। इजहार अली साहब, ये तो कह रहे हैं कि जरूरी तो ये भी है कि सामान्य और ओबीसी या ओबीसी सामान्य दोनों क्यों नहीं लड़ सकते? ओबीसी को आरक्षण की क्या जरूरत है? इस तरीके से इनके बयान में तो ये लग रहा है मुझे कहीं ना कहीं। देखिए, सामान्य सीट पे ओबीसी लड़ सकता है, ओबीसी सामान्य नहीं लड़ सकता है। ये प्रदीप जी योगी जी से पूछे और सरकार से अपनी पूछे। हम लोग विश्वास रखते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से। संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था है, आरक्षण की जो व्यवस्था है, उसी को हम तो कह रहे हैं सरकार से कि जो आप, तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार ने माननीय राघवेंद्र जी के नेतृत्व में जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को बनवाया है, उसका भी परीक्षण करा के इसमें लागू करा दे। जो 7% पिछड़ा, 9% पिछड़ा, 11% सर्वाधिक पिछड़ा, उसको उसकी भी परीक्षण करा के इसमें लागू करा दे। लेकिन अब बात यह है ना कि अब कोई अपनी तरफ से बात कह रहा है, किसी का निजी बयान है, तो इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हम लोग विश्वास रखते हैं जो बाबा साहब के संविधान पे। देखिए, मैं आपको बहुत क्लैरिटी के साथ बता दूं कि जातिवाद जनगणना, देखिए हम भारतीय समाजवादी पार्टी के साथ भी गए थे, उनसे भी यही हमारे मुद्दे थे कि जातिवाद जनगणना, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जिसे समाजवादी पार्टी ने 4 सितंबर 2013 के आदेश को सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करने के लिए कहा, तो समाजवादी पार्टी सरकार ने क्यों नहीं किया? उस टाइम अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, क्यों नहीं किया उसको? भाई, प्रमोशन में आरक्षण किसने खत्म किया? प्रमोशन में आरक्षण किसने खत्म किया? अखिलेश जी ने खत्म किया? नहीं, अखिलेश जी की सरकार में खत्म हुआ, नहीं खत्म हुआ। तो हम ये चाह रहे हैं जो हमारा हक, हकूक़, अधिकार का जो हिस्सा है, देखिए मैं आपको बता दूं बहुत जिम्मेदारी के साथ, हम लोग भले दर दर भटके, लेकिन मैं सलाम है इस नेता पे कि दर दर भटक रहा है, लेकिन अपने समाज को न्याय दिलाने के लिए बिल्कुल संघर्षरत है, प्रयासरत है। और मैं आपको बता रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि न्याय मिलेगा,
देर है अंधेर नहीं है, न्याय मिलेगा। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू होगी, जातिवाद जनगणना होगी, घरेलू बिजली का बिल 300 यूनिट फ्री करने की हम गरीबों को, भाई जब अमीरों का उनको डिफाल्टर दिखा के उनका कर्जा माफ हो सकता है तो गरीबों का बिजली का बिल क्यों नहीं माफ हो सकता है? भाई एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की हम बात उठाते हैं कि जो अमीरों को शिक्षा मिल रही है वो गरीबों को भी मिले। एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा करने की हमने बात की, या रोजगार परक शिक्षा, उनको टेक्निकल शिक्षा देने की बात की, तो हम हमारे एजेंडे में है, ये हमारी पार्टी के मूलभूत मुद्दे हैं। ये 2022 में तो 300 यूनिट बिजली फ्री मुद्दा तो था ना आपका सपा के साथ। नहीं तो मुद्दा आज भी है, हम मुद्दे से पीछे नहीं है, हम मुद्दा आज भी है। हमने क्या कहा? जातिवाद जनगणना कराना, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू कराना, घरेलू बिजली का बिल माफ कराना और एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा कराना। ये मुद्दे हमारे चुनाव से पहले भी थे और चुनाव के बाद भी है। आपने 300 यूनिट और ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारी लड़ाई का नतीजा है दिव्यांशु जी, हमारी लड़ाई का नतीजा है, हमारी लड़ाई का नतीजा है कि योगी सरकार ने अपने विभागों को आदेशित कर दिया है। आज पिछली जो उनको नौकरियों में कितना आरक्षण है, सारे विभागों से रिपोर्ट भी मांग ली गई है। ये हमारी लड़ाई का नतीजा है और हम जब तक लागू नहीं करा देंगे हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। ये कुछ भी कहे, कहने से कुछ नहीं मतलब। जब सुबह सफाई सब कुछ कर रही है, आप लोग किसके साथ? मैंने अभी बड़ा अच्छा सवाल करा शुरू में, शायद दीपांशु जी आपने उस पर ध्यान नहीं दिया कि जिस वर्ग के लिए लड़ाई के लिए जो आए भर रहे हैं, जिनके लिए विधायक 6 जीता के लाए, उनकी उस समाज के लिए इन्होंने क्या किया? मैंने बहुत बड़ा सवाल करा था। इन्होंने ना तो अपने किसी कॉलेज, आज ना तो उनके लिए कोई कॉलेज, उनके समाज के लिए हमने ये किया, सुनिए, धर्मशाला है, कोई इन्होंने कुछ आज तक उसके उद्यान के लिए कुछ नहीं किया। केवल तभी जाते हैं, आपको बता दूं, राजभर समाज में बहुत समाज आते हैं, कई सारे, सुनिए समाज आते हैं। आपने बताया कि राजभर कई समाज आते जुड़ते हैं, मौर्या का भी लोग आते हैं, केवट वगैरह बहुत सारे समाज आते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, सुन लीजिए मुझे, अभी कुछ साल अब मुझे नहीं बोलने देंगे तो भाई मैं तो बोल नहीं पाऊंगा ना। और आज सम्मान के साथ साहब थोड़ा बोल लेने दीजिए इनको भी, ठीक है? भटनागर साहब आप जी बोलिए। जी बिल्कुल अपनी बात राजनीति करने के लिए जो समाज के उत्थान के लिए पॉलिटिक्स में आए, जो समाज की प्रेरणा के लिए जो पॉलिटिक्स राजनीति में आए, आज वो कहाँ खड़े हैं? आज अपने लिए, अपने बेटे के लिए खड़े हैं, क्योंकि पारिवारिक पार्टी है। फिर वही पार्टी जो कांग्रेस का मैटर था वही स्वयंदेव पार्टी है, पारिवारिक पार्टी है। कौन बनेगा? पापा बनेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पापा बनेंगे नेता विपक्ष और बेटा बनेगा MLA। तो ये चीजें देखिए उनमें भी है, मगर ये जो है ये पिछड़ा दलित शोषित का उत्थान के लिए आए, आगे के लिए, मगर ये अपने के लिए लगे हुए हैं। कभी पिछड़ा शोषित उनके लिए कभी संघर्ष लड़ाई नहीं लड़ी, कभी उनके लिए हाई सेकेंडरी स्कूल की लड़ाई लड़ी हो, इनको हमारा परिवार दिख रहा है, इनको हमारा परिवारवाद दिख रहा है। इनको राजनाथ सिंह जी के बेटे पंकज सिंह नहीं दिखेंगे, पंकजा मुंडे नहीं दिखेंगी, और आपके मेनका गांधी के बेटे अरुण गांधी नहीं दिखेंगे। इनको इनका परिवार नहीं दिखेगा, ये केवल हमारा परिवार देखेंगे और दूसरों का परिवार देखेंगे। अरे भाई बिल्कुल बिल्कुल, अरे भाई सुन लीजिए, जवाब देता हूँ मैं, सुन लीजिए, जवाब दे देता हूँ आपको। ये भारतीय जनता पार्टी है, जो पंकजा मुंडे हो, चाहे आपने पंकज सिंह की बात करी, जो वो भी हो, पहले भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता बनना पड़ता, सीधा MLA नहीं बनना पड़ता। पहले वो कार्यकर्ता बनता है कई वर्ष के लिए, और कई वर्ष कार्यकर्ता के बाद परिवारवाद की बात करिए, संगठन की बात नहीं। हर मैं परिवारवाद की बात कर रहा हूँ, सुन लीजिए। अरे आप जवाब तो ले नहीं रहे, आप बीच में बोले जा रहे हैं आप। ये भैया बात कर रहे हैं, ठीक है पंकज जी, सुन लीजिए, पंकज जी के पिताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है जो अपने बच्चों को टिकट बांटेंगे। पंकजा मुंडे के जो पिताजी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, ये संगठन का काम है। आपके जो स्वयंदेव पार्टी के जो मुखिया है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आपके, वो अपने बेटे को अरविंद राजभर जी हो या अरुण राजभर जी हो, वो कौन भाई विधायक MP MLA है बताइए? भाई साहब आप बीच में संगठन का काम दे, ऐसे कार्यकर्ता के रूप में का काम कर रहा हूँ, ऐसे वो पार्टी का काम कर रहा हूँ। आपने परिवारवाद का इल्जाम लगाया है, मैं ये अरविंद राजभर जी हो या
आपके पास पहले पूरा बोल तो लो, सुन तो लीजिए। परिवारवाद में क्या इल्जाम लगा रहे हो? इल्जाम तो ले लो भाई, पहले इल्जाम तो ले लो, फिर बोलना। पहले इल्जाम ले लो, पहले इल्जाम तो ले लो भैया, पहले इल्जाम ले लो फिर बोलना। सुन लो पहले, सुन लो। आपने बड़ी अच्छी पार्टी की बात करी। ये भारतीय जनता पार्टी है, जनता की पार्टी है। ये सुहेलदेव पार्टी नहीं है, कांग्रेस नहीं है, ये समाजवादी पार्टी नहीं है। यहाँ जो चलता है संगठन का सिस्टम चलता है। यहाँ कार्यकर्ता है कब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए और कब वो कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन जाए और कब मुख्यमंत्री बन जाए, पता नहीं होता। सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं है, वो किसी को टिकट दे सकते हैं। उसमें नई चीज क्या है? गांधी परिवार को टिकट जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। अभी हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ चारबाग रविंद्रालय में, ऑन रिकॉर्ड है। प्रदीप जी सुन लीजिए, आप बीच में इतना बोल के क्या दिखा रहे हैं? आप इसका मतलब झूठे हैं, गलत है ना? आप इतना बोले क्या दिखा रहे हैं? आप इतना बोले साबित करना चाहते हैं कि हाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप इतना बोले साबित क्या करना चाहते हैं? आप झूठ बोले क्या साबित करना चाहते हैं? आप बीच में बोले क्या साबित करना चाहते हैं? आप बीच में बोलकर क्या साबित करना चाहते हैं? इसका मतलब मैं सच बोल रहा हूँ ना? ठीक है, मैं सच बोल रहा हूँ, क्या साबित करना चाहते हैं ना? बीच में बोल के आप इतना बीच में बोले क्या साबित करना चाहते हैं? झूठ आप बोलते हैं, हमारे अभी एक मिनट से हम लोग शोषित दलित की बात कर रहे थे। राजस्थान में एक बेचारे पिछड़े वर्ग का गला काट के हत्या कर दी। 4 दिन लगे 5 दिन मुख्यमंत्री को पहुंचने के लिए, और इसके ना तो बेटे को नौकरी भी नहीं मिली। आज दलित पिट रहे हैं, मर रहे हैं। कोई बात करता है वहां पे जाके? कभी बात नहीं करता। बलात्कार हो रहे हैं दुनिया भर के दलित की बेटियों के साथ, कभी नहीं बोलता। मगर किसी को दिखता है तो उत्तर प्रदेश दिखता है, क्योंकि वहाँ शासन ठीक से कैसे चल रहा है। शासन अनुशासन खराब नहीं हो रहा और सब सिस्टम ही चल रहा है। वो लोगों को बुरी लग रही राजनीति में, क्योंकि वहाँ 0 हो गए लोग उत्तर प्रदेश में। ठीक है भटनागर साहब, अब हम जवाब ले लेते हैं। निसार अली साहब, आपके यहाँ तो पिताजी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बेटा कुछ और कोई और कुछ। आते हैं दीपचंद्र राठौर साहब, आपके पास भी आते हैं, लेकिन एक छोटा सा जवाब ले लें अभी। देखिए दिव्यांशु जी, मैं आपको पहले बताया, इनको इनका परिवारवाद नहीं दिखेगा, हमारा दिख रहा है। लेकिन हमारे में ये है, देखिए हमारे जो अरविंद राजभर जी हो चाहे अरुण राजभर जी हो, भाई 2 बेटे हैं। वो ना कोई MP है ना MLA है। वो संगठन का, जैसे मैं कार्यकर्ता के रूप में संगठन का काम देखता हूँ करता हूँ, ऐसे वो संगठन का काम देखते हैं करते हैं। लेकिन बात ये नहीं है यहाँ पे। बात ये है कि कैसे पिछड़ों को हिस्सेदारी मिलेगी, कैसे उनका हक हकूक अधिकार मिलेगा। भाई आप बताइए, सदन में अगर हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के अलावा अगर कोई जनता के मुद्दों को या पिछड़े के मुद्दों को या दलितों के मुद्दों को या अल्पसंख्यक के समाज के मुद्दों को, शोषित वंचित समाज के मुद्दों को अगर कोई उठाता है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी उठाते हैं। बाकी विपक्ष पूरा विरोध करता है। अभी आपने उस दिन देखा, अभी 10 दिन पहले की बात है कि जैसे ही 5 मिनट समय मिला और सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, हमने सरकार से सवाल किया। समाजवादी पार्टी के चूंकि यहाँ प्रवक्ता नहीं है, अब वो यहाँ पे नहीं तो कौन जवाब देगा, लेकिन सबसे पहला विरोध उनकी तरफ से आया। अरे भाई आप उठाते नहीं हो, हमको उठाने नहीं देते हो, आप क्या साबित करना चाह रहे हो कि हम अपने हक अधिकार की लड़ाई न लड़े? देखिए, ये किसी के परिवार का, किसी के लिए मामला, ये राजनीति का विषय हो सकता है। हमारे परिवार, हमारे अधिकार का मामला है ये। हम इससे समझौता करने वाले नहीं हैं। हमने आपसे कहा है कि बहुत जिम्मेदारी के साथ कि जातिवाद जनगणना कराने के संबंध की बात हो, चाहे सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने के संबंध में हो, हम इसको लागू करा के रहेंगे। दुनिया को ताकत रोक नहीं पाएगी। दिव्यांशु जी ठीक है, इजहार अली साहब ठीक है। अब चलते हैं दीपचंद्र राठौर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? 2014 से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश और प्रदेश को बताया करते थे कि भाई मैं पिछड़ी जाति से आता हूँ। देखिए, आपकी चैनल के माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि दलित और पिछड़ों की जब होती है, जब चुनावी बिगुल बसता है, जब इनकी चर्चा होती है, जब इनके बारे में सोचा जाता है। और जो भी राजभर पार्टी के जो प्रवक्ता है, इनको मैं बताना चाहूंगा कि 11 मार्च 2022 में एक आदेश हाईकोर्ट ने पारित किया था कि राजभर जाति को अनुसूचित जाति के अंदर 2 महीने के अंदर देश और प्रदेश के अंदर शामिल किया जाए। वो आज तक पारित नहीं हुआ। कभी अपनी जाति को अभी तक मतलब देश और प्रदेश में पारित नहीं कर पाए, और ये बोल रहे कि हम तो दलित और पिछड़ों की आवाज उठा रहे हैं। अरे भाई, पहले आप तो रजिस्टर्ड हो जाइए। दलित और पिछड़ों की आवाज उठाने से पहले आप सिर्फ एक एजेंडा चला रहे हैं। उस एजेंडे के मुखौटे में आप पॉलिटिक्स की सत्ता का भोग कर रहे हैं। दलित और पिछड़ों से आपको लेना देना। मैं आपकी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहूंगा, चाहे राजभर जी की पार्टी के प्रवक्ता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो, इनको शिक्षा, रोजगार, नौकरी, जो दलित और पिछड़ों को की राजनीति में भागीदारी कैसे मिले,
इस पे चिंता नहीं है, इनको दोनों को चिंता है कि भी हमेशा दलित और पिछड़ की आवाज उठाई है और उठाती रहेगी। मैं पूछना चाहूंगा जो राजद के प्रवक्ता है कि भाई आप तो आपके विधायक है, आपने कितने विधायकों को या दलितों को आप बताइए कितने को टिकटें आपने दी और कितने के दलित की जो आवाज हुई है। और अभी प्रदीप जी ने बोला कि भाई राजस्थान में ऐसा होता है, बात सुनिए, राजस्थान में ऐसा और वैसा हुआ। तो मैं पूछना चाहूंगा कि सरदा के 35 टुकड़े होते हैं, कल कंजावड़ा में तो सर हम दूसरी अभी हम दूसरे पर नहीं जाएंगे उसके अंदर क्योंकि हमारा विधायक का बेटा पकड़ा जाता है थोड़ा सा समय में। ठीक है सर, समय थोड़ा हिमांशु जी, जिनकी सरकार है, जिसकी स्टेट में सरकार है, जिसकी केंद्र में सरकार है, जवाबदारी उसकी होती है, उसको भटनागर टीम को जवाबदारी लेनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए ये जनमानस के मुद्दे से इधर उधर भाग रहे और दलित में पिछड़ों का बड़ा मुखट्टा बन के बैठे हुए हैं। ठीक है सर, दुर्भाग्य। एक छोटा सा कमेंट चाहेंगे इजहार अली साहब से, फिर लौटते हैं भटनागर साहब के पास क्योंकि समय बहुत कम है सर। ठीक है, देखिए दीपचंद राठौर जी ये राजनीतिक व्यक्ति नहीं है या इनको राजनीतिक ज्ञान नहीं है। मैं बहुत जिम्मेदारी साथ कह रहा हूँ, मेरा एक दिन, मेरी पार्टी का एक दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हम लोग किसी सार्वजनिक मंच से या चैनलों के माध्यम से या सदन में कि राजभर जाति का जो SC/ST में शामिल करने का मुद्दा हो हम लोग ना उठाते हो। और अभी 1.5 माह पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी का समय लेके अरविंद राजभर जी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आपके चैनल पे देखा होगा कि बड़ी मीडिया में हलचल हो गई थी। अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अरे आपने सवाल क्या जवाब तो लीजिए, अरे सवाल क्या जवाब तो लीजिए। अभी मुख्यमंत्री बोलने लगे, अब इनकी पोल खोल रही है, बौखला गए हैं। अरे भाई योगी आदित्यनाथ जी से मिलके हमने उनसे ये बात की। पहला मुद्दा जो राजभर जाति को हाईकोर्ट का आदेश है कि SC/ST में शामिल करने का मामला हो, योगी जी ने पूरा आश्वासन दिया कि नहीं हम हाईकोर्ट का आदेश उसकी सारी कापियां और सब हमको दीजिए और हम भी अपने विभाग कहते हैं पेपर इकट्ठा करें अपने अधिकारों से और उसको हम शामिल करने के लिए आगे भेजते हैं। दूसरी बात, जो गरीबों के घरों पे जो बुलडोजर चल रहा था उनको, और उसके बाद सुनिए उस जो गरीबों घर पे बुलडोजर चल रहा था उसको रोकने के लिए भी योगी जी ने अपने संबंधित अधिकारी को आदेश किया। और दूसरे दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जिसमें सभी साथ मीडिया के साथियों ने, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके SC/ST का राजभर से जो हाईकोर्ट का आदेश है आप उसको क्यों नहीं लागू करते, उसको लागू करिए। बहुत जिम्मेदारी के साथ हम लोग डेली सरकार से मांग करते हैं और आपके भी चैनल से के माध्यम से मैं मांग करता हूँ सरकार से कि जो हाईकोर्ट का आदेश है समाज को ये तो पूछ लीजिए राजस्थान में दलित पिछड़ा वर्ग क्यों पिट रहा है। ठीक है, आज कांग्रेस यहाँ बैठ के जो शोषित और दलितों की बात आज कर रही है, बन के दिखा रही है, कभी बताएंगे जहाँ सत्ता में 5 वर्ष पूरे होने जा रहे हो राजस्थान में, वहाँ दलित पिछड़ा क्यों पिट रहा है, वहाँ इतना अत्याचार क्यों हो रहा है। कन्हैया लाल जैसे देखो जब गर्दन काट जाती है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, जब ये उन्हें साथ रखेंगे तो उनके साथ ऐसे ही होना है ना। ये दलित पिछड़ों की यहाँ बैठ के टीवी में बात करते बड़े अच्छे करते हैं, बड़े अच्छे करते हैं, मगर बोलेंगे नहीं इस पे। ये दलित शोषण के बारे में बोलेंगे, आज जितना शोषित राजस्थान में है पिछड़ा वर्ग इतना कहीं नहीं है। आज राजस्थान से आज चुनाव राजस्थान में हो जाने दीजिए, कांग्रेस नजर नहीं आएगी, कांग्रेस नजर नहीं आएगी। ये आपकी बौखलाहट राठौर जी, आपकी बौखलाहट बताती है, ये आपकी बौखलाहट बताती है पीछे बोल के इलाके में। ठीक है और साहब, ये आपकी बौखलाहट है। ठीक है सर, ठीक है, समय बहुत कम है और हमें विदा लेना होगा क्योंकि अब जो समय है वो हो चला है हमारा आप सबसे विदा लेने का। लेकिन बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इजहार अली साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, दीपक राठौर साहब आपका भी शुक्रिया और प्रदीप भटनागर साहब आपका भी शुक्रिया। लेकिन सवाल तो ये हमेशा जारी रहेगा क्योंकि जब भी कोई चुनाव आता है तो कुछ न कुछ जो सियासी एक हथियार बनाने का तरीका होता है वो सामने खुलकर आ जाता है। इस बार निकाय चुनाव से पहले भी ये मुद्दा आ चुका है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक उत्तर प्रदेश आज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।